प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता की 65वीं वर्षगांठ पर मैं आप सबको बधाई और शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय मेरी आयु लगभग 15 वर्ष थी। मैंने उन अत्याचारों को अपनी आंखों से देखा है जो उस समय स्वतंत्रता सेनानियों पर हमारे देश की ही पुलिस करती थी। उन पर डंडे चढ़ाए जाते थे, उनको जेल में बंद किया जाता था और पता नहीं कितनी कितनी परेशानियां उनको दी जाती थी। जलियांवाला बाग का जो वाक़ा है वो तो आप सबने सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा। इन सब परेशानियों के पार करने के बाद जब भारत में स्वतंत्रता का पहला दिन आया और जिस दिन हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को संबोधित किया था, उस समय उन्होंने सबसे पहले जो शब्द कहा था वो ये कहा था, ए न्यू स्टार, द स्टार ऑफ फ्रीडम राइजेज इन द ईस्ट। और एक नया सितारा स्वतंत्रता का पूर्व में उदित हो रहा है। लेकिन इस स्वतंत्रता शब्द का उस समय कुछ रियासतों ने, कुछ राज्यों ने दुरुपयोग करना चाहा। जूनागढ़ के नवाब ने तो भारत के बजाय पाकिस्तान में शामिल होने की अपनी योजना बनाई थी। हैदराबाद में भी कुछ स्वतंत्र होने की बात चली थी। इस प्रकार अनेक रियासतों ने भारत में शामिल होने के बजाय अपने अपने विचार बना लिए थे। लेकिन सौभाग्यवश उस समय हमारे देश को सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा एक विशेष व्यक्ति उपलब्ध था जो गृह मंत्री के रूप में वो था। सरदार पटेल ने अपनी दूरदर्शिता, दृढ़ विश्वास और कर्तव्य परायणता के द्वारा ऐसे विचारों को पूरा होने से एकदम रोक दिया और उनको मजबूत किया कि वो भारत के साथ ही सम्मिलित हो। अगर ऐसा ना होता तो पता नहीं भारत के कितने टुकड़े होते। 2 टुकड़े तो पाकिस्तान ने कराई दिए थे, इसके अलावा पता नहीं सैकड़ों टुकड़े होते और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की क्या तस्वीर होती उस समय। तो उसी कारण से सरदार पटेल को हम लौह पुरुष भी कहते हैं। इसके तुरंत बाद ही एक और सामने कठिनाई आई। पाकिस्तान से लाखों की तादाद में शरणार्थी लोग भारत में आए। उनका सब कुछ वहाँ लूट लिया गया था, केवल अपनी जान बचाकर भाग कर आए थे। और उस समय सरकार को कम से कम 1-2 साल तक इस समस्या का भी सामना करना पड़ा। उनको मकान दिलाने पड़े, उनको रोजगार दिलाना पड़ा, उनके बच्चों को पढ़ाई करानी पड़ी, उनकी नौकरियों की व्यवस्था करनी पड़ी, ये सब कुछ उसको करना पड़ा। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये इस वक्त की बातें क्यों कह रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज़ादी की जो तस्वीर हमारे सामने आई है वो किस पृष्ठभूमि में उभरी है, उसमें कितनी कठिनाइयाँ आई है, वो आज भी मुझे चित्रपट की तरह सामने दिमाग में रहता है। इसके अलावा जब ये आज़ादी वाली बात शुरू हुई और हमारे देश में शासन शुरू हुआ तो पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा देश के आर्थिक विकास में, सामाजिक विकास में और देश की शैक्षणिक व्यवस्था अनेक समस्याओं का समाधान किया गया, जो आपके सामने आपने सभी ने उसमें सहयोग दिया है। लेकिन इसके साथ ही एक बात मुझे फिर दिमाग में आ रही है कि आज जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, आज जो परिस्थितियाँ हमारे सामने आ रही हैं, तो मैं ये कहूँगा कि हम सोचें जिस आज़ादी को हमने इतनी मुश्किल से प्राप्त किया है उसके रक्षा भी हम कर पा रहे हैं कि नहीं। आज ऐसा लग रहा है कि हम उस आज़ादी को खतरे में डाल रहे हैं। जिन देशों ने या जिस देश को हमने आज़ाद कराया वो भी आज हमें आग दिखा रहा है। इधर भ्रष्टाचार और क्या कहते हैं, चीन देश के दूसरे देशों में प्रॉपर्टी जाना, अराजकता आदि इतनी समस्याएं पैदा हो गई है कि हमें ये लगने लगा है कि क्या हम आज़ादी को इस आज़ादी को बनाए रखने के बाकी है या नहीं, या इसको बनाए रखने रख सकेंगे या नहीं। इस संबंध में मैं अपने खासतौर से युवाओं से अपील करूँगा कि वो ये सोचें कि हमें देश के लिए क्या करना है। ये नहीं सोचना चाहिए कि देश हमें क्या दे रहा है, हमें ये सोचना चाहिए कि देश को हम क्या दे रहे हैं, क्या दे सकते हैं। अगर हम देश को कुछ नहीं दे सकते हैं
तो हमारी आज़ादी हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। हमें सेक्रीफाइस करने की भावना अपने अंदर रखनी चाहिए। एक शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा है, अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो, अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो, दूसरों के दुख में आंसू बहाना सीख लो। जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं, जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं। जिंदगी में तुम किसी के काम आना सीख लो, जिंदगी में तुम किसी के काम आना सीख लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो बात है, हम किसी का काम आ सके, हम किसी को फायदा पहुंचा सके, देश के लिए कुछ कर सके, ये जज्बा हमारे अंदर पैदा होगा। अगर ये नहीं पैदा होगा तो वास्तव में अपनी आज़ादी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही बच्चों से, खासतौर से जो आज के बच्चे हैं, वो कल के भविष्य में भारत के आधार स्तंभ होंगे। तो बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि जिस आज़ादी को आप देख रहे हो, उस आज़ादी के नाव को हम बड़े तूफानों से, हमने हमारे बुजुर्ग लोगों ने बड़े तूफानों से उस आज़ादी की नाव को यहाँ पर लाया है। अगर हम नहीं संभाल सकेंगे तो ये तूफान में चली जाएगी और ये नाव फिर टूट जाएगी। दूसरी बात ये कि जिन लोगों ने हमारे देश की रक्षा के लिए सैनिक के रूप में, चाहे सैनिक के रूप में अपनी जान का न्यौछावर किया है, अपनी जान जोखिम में डाली है, उनको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे भी बहुत से सेनानी हैं, ऐसे ही बहुत से सैनिक हैं जो अपनी ड्यूटी पर रहते हुए अपनी जान को गंवा बैठे और नेताजी के शब्दों में लौट के फिर देश में लौट के अपने घर में आ पाए। तो ऐसे शहीदों को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। हमें ऐसे शहीदों का भी सम्मान करना चाहिए, उनको याद रखना चाहिए, उनकी परेशानियों को, उनके परिवार की परेशानियों को देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले की कमेटियों ने भी और आज की कमेटी ने भी ऐसे अनेक सुधार के कार्य किए हैं जो आप सब देख रहे हो, जिससे हमको अच्छा महसूस हो रहा है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कुछ और सुधार की आवश्यकता है। यहाँ मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि उन सारी बातों को मैं करूँ, लेकिन अगर किसी कमेटी ने मुझे अवसर दिया तो मैं अपने सुझाव उनके सामने रख के कोशिश करूँगा कि कुछ और कार्य जो रह गए उनको हम पूरा कर सकें। इसके बाद मैं आप सबसे ये निवेदन करूँगा कि मेरे साथ 3 बार जय हिंद बोले और इतनी जोर से बोले जिससे स्प्रिंगफील्ड के अपार्टमेंट, हर एक अपार्टमेंट में उसकी आवाज पहुंच सके। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, धन्यवाद।